हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर रंजीत कुशवाहा, आपका फिजिक्स टीचर। और आप लोग का वेलकम है इस ऑनलाइन जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी दो आवेशों का एक निकाय। ठीक है, दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसके दोनों आवेशों का परिमाण सेम हो और दोनों की प्रकृति अलग अलग हो, यानी एक माइनस में और एक प्लस में दो आवेश हो, समान और विपरीत प्रकृति के आवेश, और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर हो। और उस दूरी को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं 2L से, और अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला हुआ था ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी डाइपोल के अक्ष पर, और एक ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के विषुवतीय रेखा पर। यानी जो डाइपोल को बिल्कुल बीचों बीच ये मध्य संधिभाजक रेखा जो है, इस रेखा पर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, और फिर एक्सिस पर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। और इसके दोनों के बीच के रिलेशन को भी हम लोगों ने देखा था कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी तुलना में इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आधी हो जाती है। तो ये चीज हम लोग कल तक के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज का जो क्लास है, आज का क्लास हमारा डाइपोल पर ही है। बट आज हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। यानी हमारा टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र किसको कहेंगे? एक ऐसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें क्षेत्र का स्ट्रेंथ, क्षेत्र की शक्ति, क्षेत्र की तीव्रता हर जगह एक समान हो, कोई वेरिएशन नहीं हो, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र लेते हैं। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ। डेट मीन्स कि हमारा ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह से है। ठीक है, इस बोर्ड के तल में ऐसे वाई डायरेक्शन में कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र है। अब इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। तो डाइपोल को हम इस प्रकार से रखते हैं कि जैसे ये हमारा डाइपोल का एक चार्ज हो गया और एक दूसरा चार्ज हो गया ये। ठीक है, और इधर वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। हाँ, तो ये हमारा जो है डाइपोल है। ठीक है, तो ये डाइपोल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस प्रकार से रखते हैं कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट हो गया ये पी फैक्टर, पिछले क्लास में पढ़े थे डाइपोल मोमेंट क्या होता है बता चुके हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस डाइपोल का हम नाम देते हैं, डाइपोल का नाम हो गया ए, ये हो गया बी, डाइपोल ए बी हो गया। यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज है -Q, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है +Q। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा ए बी एक डाइपोल हो गया, और इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार से रखते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है P, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल मोमेंट के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, और इस तरह से ये रखा गया है। अब अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो डाइपोल में क्या है कि दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर हम ये चीज पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी यूनिफॉर्म किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो चार्ज को जैसे ही रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स का मान होता है Q0 × E। या ऐसे भी इसको मतलब ये सब यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है वो Q0 है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q0 चार्ज हम रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स हो जाता है F बराबर Q0 × E। अब यहाँ पर चार्ज हमारा Q है, तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल में दो चार्ज है और दोनों चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो डेट मीन्स कि दोनों चार्ज पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर
दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो क्या फोर्स एक समान होंगे या अलग अलग होंगे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि दोनों, चूंकि डाइपोल पे क्या है कि डाइपोल पे दोनों चार्ज जो होते हैं वो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो डेट मीन्स कि दोनों डाइपोल पर जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स को लिखें तो सबसे पहले इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पर हम देखें, धनात्मक क्यू आवेश पर, तो इस पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा को हम ऐसे दिखा सकते हैं, और उस पर बल का मान कितना होगा, Q इंटू ई, वेक्टर फॉर्म में Q इंटू ई, और अपवार्ड डायरेक्शन में। अपवार्ड डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि धनात्मक आवेश है तो इस पर जो बल लगेगा उस बल की जो दिशा होगी वो भी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में होगी, क्योंकि यहाँ पर बल की दिशा के बारे में, बल की दिशा आपको पहले पढ़ चुके हैं कि बल की दिशा जो होती है धनात्मक आवेश के लिए बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर जो ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगेगा उसकी बल की दिशा जो होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी, और उसको लिखेंगे माइनस क्यू इंटू ई। अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश है तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में गुना होगा तो फील्ड जो होगा, तो हमारा जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब उसे माइनस लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस दोनों बल, यानी एक पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और एक दूसरे आवेश पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। लेकिन दोनों का अगर हम परिमाण देखें, यानी प्लस क्यू ई, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र, और फिर बराबर माइनस क्यू ई विद्युत ये बल, तो ये जो है दोनों बल का जो परिमाण है आप देखेंगे तो दोनों बल का परिमाण इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि क्यू का परिमाण दोनों जगह सेम है और विद्युतीय क्षेत्र भी सेम है, तो इस तरह से दोनों बल का परिमाण जो होगा वो एक समान होगा, बल में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन बल की दिशा, अब आवेश का, आवेश की जो साइन है, यानी एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो इस कारण से इस बल की दिशा जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो जैसे ही किसी भी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल के दोनों आवेशों पर एक समान बल लगता है, लेकिन उस बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में। और अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी भी वस्तु पर ऐसे बल लगे, एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में, दोनों बल का परिमाण बराबर हो, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो अगर हम इसका वेक्टर सम करेंगे तो कह सकते हैं कि इस डायपोल पर लगने वाला नेट जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये जो नेट जो फोर्स होगा जो कि वस्तु में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कराता है, रैखिक विस्थापन कराता है, यानी एक ऐसा बल जो कि वस्तु पर लगाने से उसमें रैखिक विस्थापन उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो वैसे बल का जो सम है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस माइनस क्यू ई है और एक प्लस क्यू ई है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्यू ई और फिर यहाँ पर प्लस क्यू ई, तो दोनों का जब वेक्टर यहाँ पर सम करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। डेट मीन्स की लीनियर फोर्स यहाँ पर 0 हो गया। बट एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों फोर्स तो लग रहे हैं बट दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्रिया रेखा, कि इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, तो दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग हो गई। अब जब किसी वस्तु पर दो बल ऐसे लगे कि एक की बल ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है, दूसरे के किनारे पर बल नीचे की तरफ लग रहा है, और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो जब ऐसे बल लगते हैं तो ऐसे बल जो होते हैं वो वस्तु पर लग करके एक बल युग्म की रचना करते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, बल युग्म, ठीक है, एक बल युग्म, कपल ऑफ फोर्सेस को कहेंगे, बल युग्म की रचना करेंगे या कपल फोर्स की रचना करेंगे। और ये कपल फोर्स क्या करता है, ये कपल फोर्स जो है वो इस डाइपोल में या उस वस्तु में जो है घूर्णन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है, क्योंकि यह वाला जो है यह बल इसको ऊपर ले जाना चाहेगा, यह बल इसको नीचे ले जाना चाहेगा, और इस तरह से जो डाइपोल है वो ऐसे रोटेट करना लगेगा, यानी घूर्णन करने लगेगा। तो डेट मीन्स की इस तरह के जो बल युग्म जो वस्तु पर उत्पन्न होते हैं वो वस्तु में घूर्णन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देते हैं, और घूर्णन करने की जो प्रवृत्ति वस्तु में उत्पन्न होती है वो कही जाती है टर्क। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इंग्लिश में उसको कहेंगे हम लोग टर्क, TORQUE, टर्क, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग बल आघूर्ण। क्या कहेंगे इसको, बल आघूर्ण। तो इस प्रकार से जैसे ही डायपोल को हम रखेंगे
तो उसमें एक घूर्णन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, यानी उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, एक टर्क उत्पन्न हो जाएगा, और वह टर्क इस डायपोल को घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करेगा, यानी घुमा करके चाहेगा कि यह डायपोल घूम करके क्षेत्र की दिशा में ऐसे आ जाए, ठीक है, यानी इस दिशा में आ जाए, जिससे कि दोनों क्रिया रेखा जो अलग अलग है वो एक ही क्रिया रेखा हो जाए। यानी अगर सपोज करो कि ये डायपोल घूम करके ऐसे जो इस तरह से है, अगर ये डायपोल घूम करके ऐसे हो जाए सीधा, ठीक है, तो सीधा हो जाएगा, तो ये वाली जो क्रिया रेखा है और ये वाली जो क्रिया रेखा है, दोनों क्रिया रेखा एक ही दिशा में एक ही लाइन पे आ जाएगी। अब दोनों क्रिया रेखा जब एक ही लाइन पे आ जाएगी तो इस स्थिति में फिर उस पर टर्क लगना बंद हो जाएगा, बल आघूर्ण बंद हो जाएगा, और बल आघूर्ण नहीं लगेगा तो फिर उसमें घूर्णन की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी, वो घूर्णन करना बंद कर देगा। तो घूर्णन, तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण इस डायपोल पर उत्पन्न होगा उसका काम क्या होगा? उसका काम सिर्फ यही होगा कि वह इस डायपोल को घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दे, या क्षेत्र की दिशा में उसको अलाइन कर दे, जिससे कि उस वो डायपोल जो है वो स्थिर हो जाए और उस पर बल आघूर्ण लगना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये काम होता है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि इस पर जो टर्क हमारा उत्पन्न हो रहा है, डायपोल पे जो टर्क उत्पन्न हो रहा है, उस टर्क का मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद से जब ये घूर्णन करेगा तो वर्क भी तो होगा, क्योंकि उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये थीटा एंगल से ऐसे यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर ये घूम करके ऐसे अलाइन हो गया तो इसका थीटा एंगल घट करके 0 हो गया, तो डेट मीन्स कि वो थीटा एंगल से घूम गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय विस्थापन थीटा हो गया, और बल आघूर्ण के रूप में उस पर बल भी लग रहा है, टर्क, ठीक है। तो बल और कोणीय विस्थापन है, तो इस प्रकार से उसमें कार्य भी होगा, क्योंकि वर्क जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स भी लग रहा है तो वर्क भी होगा, तो हम लोग यहाँ पर उस पर वर्क भी निकालेंगे। और जब वर्क होगा तो डायपोल पर जब भी यहाँ पर वर्क होगा तो वर्क कहाँ जाएगा? वर्क जो होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में डायपोल में संचित हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर डायपोल में संचित स्थितिज ऊर्जा का भी मान हमको ज्ञात करना होगा। तो आज के क्लास में हमारा यही 3 चीज हमारा इस टॉपिक में रहेगा। हम लोग पहले इस डायपोल पर उत्पन्न टर्क को ज्ञात करेंगे, फिर वर्क डन निकालेंगे, और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार फिर से आपको थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं कि जब भी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जैसे ही रखेंगे तो उस पर दोनों चार्ज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, तो उस पर टोटल जो उसका लीनियर फोर्स का जो टोटल लीनियर फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, जो कि वस्तु में डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करता है। तो लीनियर जहाँ पर टोटल फोर्स उस पर लगने वाला 0, डेट मीन्स की वस्तु पर यानी डायपोल पर कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बट दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण ये दोनों फोर्स जो होंगे वो उस डायपोल पे एक घूर्णन करने की टेंडेंसी उत्पन्न कर देंगे, और उस टेंडेंसी को हम लोग कहेंगे बल आघूर्ण, और उसी बल आघूर्ण का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना है टर्क। एक नंबर में टर्क, टर्क ऑन द डायपोल, डायपोल पर बल आघूर्ण। तो डायपोल पर बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा? तो डायपोल पर टर्क को हम लोग यहाँ पर सूचित करते हैं टाउ से, ऐसे हमारा नोटेशन होता है, इसको टॉ कहते हैं, इसको स्पेलिंग में TAU टॉ, ठीक है। तो इसको टॉ पढ़ेंगे हम लोग। तो ये टाउ जो है, टर्क को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं। तो अब टर्क का फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी बॉडी पर अगर टर्क लग रहा है तो यहाँ पर हमारा जो टर्क लग रहा है उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं किसी एक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण इनटू दोनों जो बल है यहाँ पर, ये जो एक बल ये लग रहा है और एक बल ये लग रहा है, दोनों की जो क्रिया रेखा है इसके बीच की ये लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की
लंबवत दूरी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टर्क निकालने का इस सिनेरियो में। ऐसे और भी तरीके हैं, लेकिन इस सिनेरियो में हमारा टर्क का ये फॉर्मूला होगा कि किसी एक आवेश पर, यदि दो आवेश है तो दोनों आवेश का तो परिमाण सेम है बल का, तो इसलिए किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण और दोनों आवेशों और दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है उसकी जो क्रिया रेखा है, ठीक है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ से ए से लेकर के लंबवत दूरी हम यहाँ पर एन मान लेते हैं। और यहाँ फिगर में थोड़ा सा हम ये भी नोट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो सेम एंगल यहाँ पर भी थीटा बनेगा, और ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला भी एंगल हमारा थीटा ही बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है, ज्योमेट्री के हिसाब से इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब आते हैं किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण। तो बल का परिमाण हो गया Q इंटू ई, सी परिमाण के रूप में लिखेंगे, और इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगा ए से लेकर के एन तक का डिस्टेंस, ये हो गया लंबवत दूरी ए एन। ठीक है, अब ज्योमेट्री का यूज करके हम ए एन का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि डाइपोल की जो लंबाई होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को डाइपोल की लंबाई कहते हैं, और डाइपोल की लंबाई को हम लोग 2l से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा डाइपोल है, ये बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 2l हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हमको यहाँ पर सपोज करो कि ए बी एन, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है, तो इस ट्रेंगल में अगर हम यहाँ पर साइन थीटा यूज कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं उस चीज को इन ट्रेंगल ए बी एन, तो अगर हम इसमें साइन थीटा यूज करें तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो जाएगा ए एन और कर्ण हो जाएगा ए बी। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब ए बी का मान क्या है, ए से बी तक डाइपोल की लंबाई हो गई, तो डाइपोल की लंबाई हो गई 2l, और ये हो गया साइन थीटा। तो ये किसका मान निकल गया, ए एन का। अब ए एन का ये जो वैल्यू निकला, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। अब Q इंटू 2l को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं P, तो ये हमारा हो जाएगा P, और ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और ये हमारा टर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी उस डाइपोल को जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो टर्क प्रोड्यूस होगा, उस टर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा टाउ इजिकल टू पी ई साइन थीटा। अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप लोग अगर इसको नोट कर लिए हैं तो इसकी जरूरत नहीं हमको। तो अगर इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में चूंकि साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा आ रहा है तो इन वेक्टर फॉर्म हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में इसको P क्रॉस E, क्योंकि साइन थीटा आता है तो साइन थीटा जब आ गया तो क्रॉस प्रोडक्ट में लेंगे, कॉस थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो ये P क्रॉस E यानी टाउ का यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में टर्क का वैल्यू हो जाएगा। और अगर इसको फिर हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखे तो पी ई साइन थीटा और एन कैप इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो टर्क है, ये टर्क बल आघूर्ण, यह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी एंड ई, यानी पी और ई जो पी और ई जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे सपोज करो कि पी और ई ये दोनों इस बोर्ड के प्लेन में है, तो टर्क का जो इसका डायरेक्शन हो जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इस पर टर्क प्रोड्यूस होगा, यानी ये टर्क इस डायरेक्शन में इस पर प्रोड्यूस होगा और उसको रोटेशन की टेंडेंसी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आता है टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा, और ये मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टाउ का जो वैल्यू है वो P और E के साथ साथ एंगल पर भी डिपेंड करेगा, साइन थीटा के मान पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि साइन थीटा का फंक्शन आ गया, यानी टाउ जो है वो साइन थीटा का फंक्शन आ गया, तो डेट मीन्स कि अब साइन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टर्क का मान भी बढ़ेगा, यानी जिस एंगल पर साइन का मान मैक्सिमम होगा उसी एंगल पर टर्क का मान भी मैक्सिमम होगा, और जिस एंगल पर साइन का मान 0 हो जाएगा उस एंगल पर टर्क का मान भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें स्पेशल केसेस के रूप में देखते हैं कि टर्क का मान जो होगा कब कब अधिक होगा और कब कब कम होगा। यहाँ पर उसको फटाफट थोड़ा देख लेते हैं।
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और स्पेशल केसेस के रूप में यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि अगर पहला स्पेशल केसेस कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो देन टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, तो डेट मीन्स कि उस पर टर्क का मान भी 0। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर यह डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ऐसे ही रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसी तरह से डाइपोल भी रखा हुआ है, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 होगा। और 0 होगा तो ऐसी स्थिति में डाइपोल पर कोई भी टर्क नहीं लगेगा, क्योंकि वो 0 डिग्री ऑलरेडी अलाइंड है। उसकी ये जो दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक ही दिशा में है, एक ही लाइन के लॉन्ग है, इसलिए वहां पर कोई टर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा कि इफ अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले, देन 90 लेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर जो टर्क प्रोड्यूस होगा वो टाउ इज इक्वल टू पीई, यानी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको मैक्सिमम टर्क मिलेगा। मैक्सिमम टर्क कब मिलेगा, तो जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा जाएगा, तो ऐसे रखने से 90 डिग्री का एंगल बनेगा और उस स्थिति में ये क्रिया रेखा द्वारा उस पर सबसे ज्यादा टर्क प्रोड्यूस होगा और इस तरह से सब मैक्सिमम टर्क का मान पीई यहाँ पर आएगा। अगर तीसरा अगर केस देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देखेंगे तो फिर यहाँ पर देन टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 का मान भी 0, तो वैसी स्थिति में भी टर्क का मान 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाइपोल जो ऐसे था, अगर इसको घुमा करके हम ऐसे रख दे, तो यहाँ पर भी वो क्रिया रेखा उसकी जो होगी, दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो यहाँ पर भी कोई टर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और यहाँ पर भी उस पर लगने वाला टर्क शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब अगर कोई भी डाइपोल विद्युतीय क्षेत्र की रेखा के अनुदिश है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, तो उस पर कोई टर्क नहीं लगता। और अगर उस क्षेत्र के विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के अलावा अगर उसके साथ कोई भी एंगल बनाता है, ठीक है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी एंगल बनाएगा तो उस पर टर्क लगेगा। और अगर 90 डिग्री पर अगर वो अलाइन है, ठीक है, 90 डिग्री पर अगर वो है, तो उस स्थिति में उस पर लगने वाले टर्क का मान मैक्सिमम होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि डाइपोल को विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर कितने कोण पर रखा जाएगा कि उस पर लगने वाला टर्क मैक्सिमम हो, तो 90 डिग्री पर लगने वाला टर्क मैक्सिमम होगा और बाकी 0 डिग्री और 180 डिग्री पर लगने वाला टर्क शून्य होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्क का केस। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हमारा दूसरा है वर्क डन, भी हमको आज निकाल लेना है इसका कि डाइपोल पर वर्क डन कितना लगेगा, क्योंकि डाइपोल को जब हम उस पर रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस पर टर्क लगेगा, तो टर्क लगेगा तो घूर्णन करेगा और घूर्णन करेगा तो फिर उस पर जो है घूर्णन करेगा तो वर्क भी होगा। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट हो गया यहाँ पर, थोड़ा एक मिनट थोड़ा इसको और okay। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है वर्क डन, वर्क डन बाय द डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव द्वारा कितना किया गया कार्य या द्विध्रुव पर कितना कार्य किया जाता है या द्विध्रुव द्वारा कितना कार्य किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही हम एक चीज तो क्लियर है कि जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टर्क लगेगा और उस टर्क का मान हो जाएगा पीई साइन थीटा। इतना तो हमारा क्लियर है कि जैसे ही डाइपोल को रखेंगे तो इतना उस पर टर्क लगेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी, इतना उस पर टर्क लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही उस पर टर्क जब लगा और उसमें रोटेशन, टर्क लगने का मतलब है कि घूर्णन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और वो उसमें घूर्णन करना शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि पहले वो डी थीटा कोण से घूम जाता है, डी थीटा कोण से। ठीक है, तो डी थीटा कोण से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी थीटा कोण से विस्थापन, अब ये विस्थापन कोणीय विस्थापन है यहाँ पर, तो डी थीटा कोण से विस्थापन के लिए कार्य, तो डी थीटा कोण से विस्थापन के लिए कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य के लिए फॉर्मूला हो गया कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। अब यहाँ पर बल क्या है, तो बल जो है वो टर्क के रूप में है। ठीक है, और यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पर
यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्क जो हो गया वो टाउ हो गया और विस्थापन जो हो गया वो डी थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बल जो लग रहा है, ठीक है, बल के रूप में हम यहाँ पर टाउ ले रहे हैं। और टाउ का यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन कोणीय विस्थापन हो रहा है, रैखिक विस्थापन नहीं हो रहा है। तो दो तरह की गति होती है, एक रैखिक गति और एक कोणीय गति। या तो अगर मान लो कि रैखिक गति हो रही है तो वहां पर हम लोग बल लेते हैं एफ फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो कोणीय विस्थापन हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो बल आघूर्ण के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर बल के रूप में क्या आ जाएगा? हमारा टाउ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाउ इंटू डी थीटा, अब टाउ का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो टाउ का मान हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारा यहाँ पर स्मॉल वर्क डन हो गया कि अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इस टर्क के कारण ये जो डाइपोल है वो बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा कोण से अगर वो घूम जाता है, तो डी थीटा कोण से घूमने के लिए उस पर स्मॉल जो वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये स्मॉल वर्क डन जब हमारा निकल गया, तो अगर हम इस डाइपोल को किसी भी एक एंगल से किसी भी दूसरे एंगल तक अगर हम उसको घुमा रहे हैं, तो जो टोटल वर्क डन होगा उस वर्क डन के लिए इस डी डब्ल्यू को अगर हम इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, तो θ1 कोण से θ2 कोण तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य W बराबर क्या करेंगे? हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के W तक, और डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें दो जो टर्म है P और E, P क्या है? डाइपोल मोमेंट, वो हमारा फिक्स होगा, ठीक है। और E इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो P और E कांस्टेंट क्वांटिटी हो गए, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन थीटा डी थीटा का, और वैल्यू क्या होगी? θ1 से लेकर के θ2 तक, यानी ये लिमिट से θ1 से लेकर के θ2 तक अगर हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसको डिलीट करके फिर आगे लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? PE, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये θ1 से लेकर के θ2, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े ही होंगे, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आप बताइए कमेंट्स में, तो हम इंटीग्रेशन पर एक अलग से आपको क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपको इंटीग्रेशन हम अच्छे से आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस टर्म को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस PE, और ये हो गया कॉस थीटा। इसमें अपर और लोअर लिमिट लगाते हैं, तो एक बार हम अपर लिमिट लगाएंगे तो cos θ2 और माइनस फिर cos थीटा, लोअर लिमिट लगाते हैं तो cos θ1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वर्क डन जो हो जाएगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर और चेंज करें तो हम इसको प्लस के रूप में PE, ये जो माइनस है अब इसमें माइनस अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाले टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा cos θ1 और ये हो गया cos θ2। तो इस प्रकार से हमारा वर्क डन का ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये तब के लिए है जब डाइपोल को θ1 कोण से थीटा कोण तक, जैसे सपोज करें कि डाइपोल जो है वो 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री से घटा उसको घुमा करके 30 डिग्री पर कर दिए या 60 डिग्री पर कर दिए। तो इस तरह से अगर दो एंगल दिया गया हो तो दो एंगल का यूज करके अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसे कहा जाए कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अलोंग रखा गया है, डाइपोल जो है पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ऐसे रखा गया है, ठीक है, पहले उस पर कोई टर्क नहीं है, ऐसे रखा गया है,
और अब हम चाहते हैं कि इसको घुमा करके 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री पर कर दें, और तब हम वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, इफ अगर सपोज करो कि θ1 इज इक्वल टू जो है वो 0 डिग्री हो, तो θ1 अगर पहले से ही 0 डिग्री है तो देन θ2 को हम लोग थीटा मान सकते हैं, क्योंकि जब θ1 नहीं रहा तो θ2 लिखने का मतलब नहीं है, तो θ2 की जब हम लोग थीटा कर लेंगे तो वैसी स्थिति में अब हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई ये लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 के जगह पर थीटा हो गया। तो ये कितना हो गया, पीई और कॉस 0 1 हो गया और कॉस थीटा हो गया। तो ये हमारा उस वो फॉर्मूला हो गया। ये तब हम यूज करेंगे जब डाइपोल में, जब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल दिया हो, कहा हो कि हाँ डाइपोल जो विद्युत क्षेत्र के संगत हो और उसको 45 डिग्री के कोण पर घुमा दिया गया या 60 डिग्री के कोण पर घुमा दिया गया, तब उस स्थिति में एक ही एंगल दिया हो तो फिर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके वर्क डन हम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इसमें यूज है और आसानी से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं स्पेशल केसेस की कितने एंगल पे घुमाने से कितना वर्क डन होगा, ठीक है, वो चीज को भी हम थोड़ा सा इसमें 2 मिनट लगेगा, उसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं भी थोड़ा गुड। तो चलिए थोड़ा सा इसका स्पेशल केस कुछ देख लेते हैं। इसी को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी डेट मीन्स की थीटा इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि हमने घुमाया ही नहीं, डाइपोल हमारा जैसे है वैसे ही है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, वर्क डन हमारा W इज इक्वल टू पीई, ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री, तो कॉस 0 1, तो कॉस 0 1, तो ये 1 माइनस 1 0, यानी वर्क डन 0, यानी अगर उसको नहीं मूव करेंगे तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा, वर्क डन भी हमारा 0 बना रहेगा। फिर दूसरा, इफ दूसरा अगर मान लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो देन तो वर्क डन पीई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, तो इस तरह से वर्क डन जो होगा W बराबर पीई, यानी ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि अगर 0 डिग्री पे है तो कोई वर्क डन नहीं, घुमा करके 90 डिग्री पर कर दिए तो वर्क डन बढ़ करके पीई हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 180 डिग्री पर देख लेते हैं कि 180 डिग्री पे हमारा कितना वर्क डन होता है। तीसरा पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, थोड़ा सा 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 का मान -1, तो -1 और माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा 2PE, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इस तरह से वर्क डन हमारा 2PE। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ऐसे है तो वर्क डन 0, घुमा दिए तो PE और ज्यादा घुमा दिए तो 2PE, यानी जितना ज्यादा एंगल से घुमाएंगे उतना ज्यादा हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्क डन कब होगा, तो जब 180 डिग्री से डाइपोल को मूव कराएंगे तो सबसे ज्यादा वर्क डन हमको मिलेगा। और जाहिर है कि अगर तीनों केस को अगर आप अच्छे से समझिएगा तो इस केस में 0 है, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी उसी के अनुसार होगा, और जैसे जैसे वर्क डन बढ़ रहा है वैसे वैसे डाइपोल में ये जो एनर्जी जो वर्क है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी स्टोर होगी, तो इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी अधिक होगी, ठीक है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसमें उससे थोड़ी सी अधिक होगी, और इसमें सबसे ज्यादा हमको पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं भी, हालांकि इसमें एक और अभी हमारा पॉइंट रह गया कि डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं तो जो वर्क डन हो रहा है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, उसको भी हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगले क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको प्रैक्टिस कीजिए खुद से इसको करने का, क्योंकि बहुत ईजी है, थोड़ा सा कैलकुलस वगैरह का थोड़ा सा यूज है, तो वो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप 12th के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कैलकुलस तो आना ही चाहिए, ठीक है।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।